मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक रेफ्रिजरेटर और एक एयर कंडीशनर के बारे में बात करेंगे। एक रेफ्रिजरेटर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, एक एयर कंडीशनर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, रेफ्रिजरेटर है एयर कंडीशनर किस तरह काम करते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके घर में कूलर तो होएगा ही होएगा और बहुत पहले से हम कूलर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं गर्मी के समय में, गर्मी को भगाने के लिए। कूलर के बारे में अगर हम बात करें तो कूलर में एक फैन रहता है, मोटराइज्ड फैन रहता है और ये फैन कूलर की बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है। कूलर की बॉडी में खस रहती है जिसके ऊपर वाटर कंटिन्यू बहता रहता है। जब कूलर का फैन घूमता है तब यह कूलर का फैन एटमॉस्फेयर से एयर को सक करता है। जब ये कूलर का फैन एटमॉस्फेयर से एयर को सक करता है तो यह एयर खस के थ्रू होके आती है, जिसके कारण यह एयर खस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, खस से वाटर वेपर ले लेती है और यह एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। बेसिकली दो तरीके की एयर होती है, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर का टेम्परेचर हमेशा मॉइस्ट एयर से ज्यादा रहता है। ड्राई एयर में जैसे जैसे आप मॉइस्चर या वाटर वेपर मिलाते जाएंगे उसका टेम्परेचर कम होते जाता है। तो कूलर तभी बहुत अच्छे से काम कर सकता है जब एटमॉस्फेयर में जो एयर है वह पूरी तरह से ड्राई हो। इसलिए बहुत सी कंपनी अपने कूलर का नाम डेजर्ट कूलर भी रखती हैं, क्योंकि यह कूलर रेगिस्तान में, डेजर्ट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एयर ड्राई है और एयर जितनी ज्यादा ड्राई होगी हम उसमें उतना ज्यादा मॉइस्चर मिला सकते हैं और उसका टेम्परेचर हम उतना ज्यादा कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह में जाएंगे जहां पे कंटिन्यू बारिश होते रहती है, या फिर आप एक ऐसे शहर में जाएंगे जो समुद्र के किनारे है, उस जगह में एयर पूरी तरह से मॉइस्ड रहती है। ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस जगह में 100% रहती है। एयर अपने अंदर और मॉइस्चर उस जगह में ले नहीं सकती, इसलिए वहां पे कूलर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे एयर पहले से ही मॉइस्ट है और हम उसमें और मॉइस्चर नहीं मिला सकते। और अगर आप वहां पे कूलर चलाएंगे तो आपके रूम की बस ह्यूमिडिटी बढ़ते जाएगी और हवा भी आपको ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर की एयर में जितना मॉइस्चर है कूलर के आउटपुट में जो हमें एयर मिल रही है उसमें भी उतना ही मॉइस्चर है, जो टेम्परेचर डिफरेंस भी आपको फील बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक एयर कंडीशनर ने। एक एयर कंडीशनर एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर काम करता है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में ही अब हम बात करते हैं। एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 4 डिवाइसेस रहते हैं, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर या फिर एक एयर कंडीशनर में 4 डिवाइसेस रहते हैं, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक थ्रॉटलिंग डिवाइस। और इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या फिर रेफ्रिजरेटर में या फिर एयर कंडीशनर में एक रेफ्रिजरेंट का यूज होता है। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लो टेम्परेचर में हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और हाई टेम्परेचर में वह हीट रिजेक्ट कर सकता है। रेफ्रिजरेंट जब एवापोरेट होता है, रेफ्रिजरेंट जब एक्सपांड होता है तो वह हीट एब्जॉर्ब करता है, जबकि रेफ्रिजरेंट जब कंडेंस्ड होता है तब वह हीट रिजेक्ट करता है। तो रेफ्रिजरेंट जो लो टेम्परेचर वाली जगह से हीट ले सकता है और एक्सपांड हो सकता है, और हाई टेम्परेचर वाली जगह में हीट रिजेक्ट कर सकता है और कंडेंस हो सकता है। अगर हम वाटर को देखेंगे तो वाटर हाई टेम्परेचर में एक्सपांड होता है। वाटर का जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब वो एक्सपांड होएगा, जबकि जैसे जैसे आप वाटर का टेम्परेचर कम करते जाएंगे वह कंडेंस होते जाएगा। लेकिन रेफ्रिजरेंट बिल्कुल उलट है। रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर वाली जगह में एवापोरेट हो सकता है, लो टेम्परेचर वाली जगह में वह एक्सपांड हो सकता है, लो टेम्परेचर में वह फैल सकता है, जबकि हाई टेम्परेचर में वह कंडेंस हो सकता है, हाई टेम्परेचर वाली जगह में वह हीट रिजेक्ट कर सकता है। और यही वर्किंग फ्लूइड होता है एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, या फिर एक रेफ्रिजरेटर या फिर एक एयर कंडीशनर का। एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और थ्रॉटलिंग डिवाइस, इन चारों ही डिवाइसेस में यह रेफ्रिजरेंट रोटेट करता है एक साइकिल में। तो रेफ्रिजरेंट हमेशा एक साइकिल में एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और थ्रॉटलिंग डिवाइस इनमें घूमता रहता है। एवापोरेटर में क्या होता है थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं। एवापोरेटर आपके एसी का वो भाग रहता है जो आपके कमरे के अंदर लगा रहता है, यानी कि जो इंडोर यूनिट है आपके स्प्लिट एसी का, उसे हम एवापोरेटर कहते हैं। एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट आता है और
यह रूम के साथ एक्सपोज होता है, रूम से हीट लेता है। रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में आता है, वह रूम से हीट लेता है और कांस्टेंट टेम्परेचर में यहाँ पे रेफ्रिजरेंट रूम से हीट लेता है, यानी कि लेटेंट हीट, बस लेटेंट हीट रेफ्रिजरेंट रूम से लेता है। रेफ्रिजरेंट कभी भी रूम से सेंसेबल हीट नहीं लेता, यानी कि एक एयर कंडीशनर या फिर एक रेफ्रिजरेटर सिर्फ लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एक एयर कंडीशनर या फिर एक रेफ्रिजरेटर कभी भी सेंसेबल हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सेंसेबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, इसके बारे में पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ, ऊपर लिंक भी दे देता हूं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट आता है, वह रूम के साथ एक्सपोज होता है, रूम से वह लेटेंट हीट लेता है, जिसके कारण रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है। लेटेंट हीट ले रहा है क्योंकि रेफ्रिजरेंट, इसलिए यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का फॉर्म चेंज होगा, रेफ्रिजरेंट का यहाँ पे फेस चेंज होगा। जैसा कि हम जानते हैं जहां भी कोई सब्सटेंस लेटेंट हीट लेता है वहां पे उसका फॉर्म चेंज होता है, वहां पे उसका फेस चेंज होता है। तो रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर में एंट्री करेगा तो वह लिक्विड फेस में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन एवापोरेटर के एग्जिट में वह वेपराइज हो जाएगा, वह गैसियस फॉर्म में, वह वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वह रूम से लेटेंट हीट ले लेगा, जिसके कारण उसका फेस चेंज हो जाएगा। एवापोरेटर के बाद रेफ्रिजरेंट लिक्विड से गैसियस फेस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में वह कन्वर्ट हो जाता है। तो एवापोरेटर के बाद रेफ्रिजरेंट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एवापोरेटर, जैसे मैंने आपको बताया, एवापोरेटर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस है, और क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट सिर्फ लेटेंट हीट ले रहा है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। एवापोरेटर में प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है, वो लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है रूम से रेफ्रिजरेंट में। एवापोरेटर से निकलने के बाद यह रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर एक आइसेंट्रोपिक डिवाइस है। कंप्रेसर में कंप्रेशन होता है, रेफ्रिजरेंट का कंप्रेशन होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। और जैसे कि यह रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के बाद वेपर फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था, कंप्रेसर के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। कंप्रेसर से निकलने के बाद यह रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। यह कंडेंसर आपके स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट रहता है, जो आपकी छत में लगा रहता है। कंडेंसर भी एक कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस है, कंडेंसर में भी प्रेशर कांस्टेंट रहता है। कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट पहुंचता है तो वहां पे फोर्स्ड कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर की जाती है रेफ्रिजरेंट से सराउंडिंग में। कहीं पे यह प्रोसेस नेचुरली भी होती है, लेकिन इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए एक फैन भी लगा दिया जाता है, जिससे एयर को फोर्सली सर्कुलेट करके हीट ट्रांसफर कंडेंसर में की जाती है। तो कंडेंसर के एंट्री में हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रेफ्रिजरेंट था, वह कंडेंसर में पहुंचने के साथ ही हीट ट्रांसफर करना चालू कर देता है और कंडेंसर के एग्जिट में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन कंप्रेसर के बाद क्योंकि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत हाई था, इसलिए कंडेंसर के बाद भी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत हाई रहता है। तो इससे आप एक बात नोट कर लीजिए, एवापोरेटर में अलग प्रेशर रहता है, कंडेंसर में अलग प्रेशर रहता है, और एवापोरेटर और कंडेंसर के बीच हमेशा प्रेशर डिफरेंस प्रेजेंट रहता है। कंप्रेसर कितना प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, उतना प्रेशर डिफरेंस हमेशा इवापोरेटर और कंडेंसर के बीच प्रेजेंट रहता है। कंडेंसर से निकलने के बाद मैंने बताया रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर में रहता है, लेकिन उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर इस रेफ्रिजरेंट को एक थ्रॉटलिंग डिवाइस से गुजारा जाता है। यह थ्रॉटलिंग डिवाइस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट एंथैल्पी डिवाइस रहता है। पहले मैंने थ्रॉटलिंग डिवाइस के ऊपर बहुत अच्छा और डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख के आप इस डिवाइस के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। थ्रॉटलिंग डिवाइस की मदद से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर रिड्यूस किया जाता है, उतना कि वह एवापोरेटर में जाने के लिए रेडी हो जाए। कंप्रेसर के एग्जिट में या कंडेंसर के एग्जिट में क्योंकि बहुत हाई प्रेशर है रेफ्रिजरेंट का, और एवापोरेटर के एंट्री में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो है, तो एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट को भेजने के लिए उसे थ्रॉटलिंग डिवाइस से गुजारा जाता है, जिससे गुजरने के बाद रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है, वो एवापोरेटर में जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद इस रेफ्रिजरेंट को एक रिसीवर टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। कहीं कहीं पे ये रिसीवर टैंक होता है, कहीं कहीं पे रिसीवर टैंक नहीं होता। रिसीवर टैंक की मदद से इंश्योर किया जाता है कि हमेशा एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट पहुंचता रहे, कंटिन्यूअसली रेफ्रिजरेंट का फ्लो एवापोरेटर में होता रहे। तो इस तरह एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है। एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और थ्रॉटलिंग डिवाइस रहता है। एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट जाता है, रूम से हीट लेता है, कंप्रेसर में जाता है
वहां पे वो कंप्रेस होता है, उसका प्रेशर टेम्परेचर और इंक्रीज होता है, कंडेंसर में जाता है जहां वो एटमॉस्फेयर के साथ हीट रिजेक्ट करता है और उसके बाद प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, उसके प्रेशर को कम करने के लिए, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने के लिए थ्रॉटलिंग डिवाइस में भेजा जाता है, जिसके बाद वह इवापोरेटर में वह रेफ्रिजरेंट जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह ये रेफ्रिजरेंट एक साइकिल में हमेशा चलता रहता है और इस तरह एक रेफ्रिजरेटर या फिर एक एयर कंडीशनर काम करता है। जो हमारे घर का रेफ्रिजरेटर भी होता है वह भी एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर ही काम करता है और जो एयर कंडीशनर रहते हैं वह भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर ही काम करते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात की। एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है मैंने आपको बताया, VCRS कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर्स कैसे काम करते हैं, इनमें कौन कौन से डिवाइस होती हैं, कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, उन सब के बारे में हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना इस वीडियो को। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने? अरे यार, सब्सक्राइब करना तो बनता है, कर लो जल्दी से, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। घंटे को भी दबा देना और जल्दी हम मिलेंगे। जय जवान जय किसान।